डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें आरएच कारक के बारे में समझेंगे। इसे हमें आरएच कारक, इंग्लिश में आरएच फैक्टर, या फिर इसे हम आरएच रक्त समूह भी कह सकते हैं। आरएच प्रकार का रक्त समूह है। जिस प्रकार से पिछले वीडियो में हमने एबीओ प्रकार का रक्त समूह समझा था, एबीओ प्रकार का रक्त समूह, वैसे ही आरएच प्रकार का रक्त समूह भी होता है। यानी कि मानव शरीर में दो प्रकार का रक्त समूह पाया जाता है, एबीओ प्रकार का और आरएच प्रकार का। तो इस वीडियो में हम आरएच कारक या आरएच रक्त समूह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आरएच जो नाम है आरएच, यह नाम पड़ा है रिसस। देखिए, मकाका रिसस नामक एक बंदर है। मकाका रिसस बंदर है। सबसे पहले इस बंदर के अंदर ही इसकी खोज की गई थी और इस रिसस के नाम से ही ये आरएच नाम यहाँ इसका रखा गया है। रिसस की स्पेलिंग आरएच से शुरू होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आरएच कारक की खोज मकाका रिसस बंदर में हुई थी, उसी के नाम से इसका नाम पड़ गया आरएच कारक। और ये आरएच कारक मनुष्य के अंदर भी पाया जाता है। दूसरी बात ये कि ये जो आरएच कारक है, इसकी खोज कोरल लेडरशिनर और वीनर, दो वैज्ञानिक थे, उन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी। तो यहाँ ये आरएच कारक क्या है? आरएच जो एक प्रकार का प्रोटीन है आरएच कारक। ये जो आरबीसी है, आरबीसी का आकार होता है द्विअवतलाकार। ठीक है, अवतल के आकार की, अवतल जैसे, जिस प्रकार से अवतल लेंस होता है। यदि जिन आरबीसी के ऊपर आरएच पाया जाता है, उसे अपन कहते हैं, उस व्यक्ति का कहलाएगा आरएच पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप कैसा कहलाएगा? आरएच पॉजिटिव कहलाएगा। और जिन व्यक्ति की आरबीसी के ऊपर अगर आरएच नहीं है, तो उसे हम आरएच नेगेटिव कहेंगे। यानी कि उसके ऊपर आरएच है ही नहीं, प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो उसे हम आरएच नेगेटिव से दर्शाते हैं। क्लियर? तो ये आरएच एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन है। और हम सभी जानते हैं प्रोटीन बनी होती है अमीनो अम्लों से। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? अमीनो अम्लों से होता है। तो ये जो आरएच कारक है, आरएच प्रोटीन है, यह 417 अमीनो अम्लों से बना एक प्रोटीन है। क्योंकि इस पाठ में हमें पता है एक एक नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, तो यहाँ छोटा क्वेश्चन बनता है कि आरएच कारक में कितने प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं? 417 प्रकार के अमीनो एसिड, अमीनो अम्लों के मिलने से आरएच कारक नामक प्रोटीन बनता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि इसकी खोज किसमें की गई थी? सबसे पहले तो उसका नाम लिखना है। मकाका रिसस नामक बंदर में की गई थी। यह प्रोटीन मानव की रक्त कणिकाओं की सतह पर, रक्त कणिकाओं का मतलब यहाँ आरबीसी की बात हो रही है, लाल रक्त कणिकाओं की बात हो रही है, उनकी सतह पर पाया जाता है। अभी अपने डायग्राम से समझा था। फिर आगे पूरे विश्व की बात की जा रही है कि पूरे विश्व के अंदर व्यक्तियों में करीब 85% मानव आबादी आरएच धनात्मक, यानी कि अधिकांश लोगों में 85% लोगों में आरएच कारक पाया जाता है। इसलिए वो कैसे हैं? आरएच पॉजिटिव हैं। ठीक है। अब यदि उनके शरीर में उनका ब्लड ग्रुप ए है, तो वो ए पॉजिटिव कहलाएगा आरएच के कारण, आरएच होने के कारण। यदि बी ब्लड ग्रुप है और आरएच भी है उसमें, तो वो बी प्लस कहलाएगा। ठीक है, ये तो हमने पिछले वीडियो में समझा भी था। और शेष बचे जो 15% लोग हैं, उनके अंदर आरएच नेगेटिव यानी कि आरएच कारक होता ही नहीं है। आरएच नेगेटिव का मतलब क्या है? आरएच ऋणात्मक का मतलब है कि इन व्यक्तियों की आरबीसी के ऊपर आरएच कारक नहीं पाया जाता है, उन्हें हम आरएच नेगेटिव कहते हैं। चलिए फिर आगे बात करते हैं। मानव में 5 प्रकार के आरएच कारक पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? आरएच डी प्रकार का, आरएच कैपिटल ई और स्मॉल ई। देखिए, याद करने का बहुत आसान तरीका है। डी और कैपिटल ई, स्मॉल ई, कैपिटल सी और स्मॉल सी। ठीक है,
तो सी और सी 2 प्रकार के तो ये हो गए, ई और ई 2 प्रकार के ये हो गए 4, और ये 5वां प्रकार बच गया डी। तो 5 प्रकार के होते हैं। यहां से भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि आर एच कारक कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य के अंदर 5 प्रकार के होते हैं। मानव में इसकी जो आवृत्ति है वो आर एच डी जो है 85%, ई कैपिटल ई 30%, स्मॉल ई 78%, कैपिटल सी 80% और स्मॉल सी भी 80% होती है। ये कोई खास बात नहीं है। अब ये जो इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन, ये बहुत कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सभी आर एच कारकों में, सभी कौन कौन से? ये 5 ना, इन 5 की बात हो रही है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो आर एच डी होता है, यानी कि आर एच डी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट आर एच डी कारक इन 5 में सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह सबसे ज्यादा प्रतिरक्षाजनी है, इम्यूनोजेनिक होता है, प्रतिरक्षा यानी कि एंटीबॉडी। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। रक्तदान के समय ना केवल रक्त समूह है, रक्त समूह की बात कर रहा है यहाँ पर, कौन सी? ए प्रकार का ब्लड ग्रुप, बी प्रकार का, ए बी और ओ प्रकार का, ये उनकी बात कर रहा है। तो हमें ये पता है कि जब रक्तदान करते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है एक, और ये रक्तदान कर रहा है, ठीक है, ये अपना रक्त किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को दे रहा है, तो उस समय जो दाता है, देने वाला डोनर और लेने वाला ग्राही रिसीवर, तो दाता की तो हमें ध्यान रखना है कि जो ब्लड ग्रुप है, जैसे मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप है, तो उसके पास ए प्रकार की ही एंटीजन होंगी। ठीक है ना, एजी लिख दिया मैंने शॉर्ट में। कौन सी एंटीजन है? ए प्रकार की एंटीजन है। ग्राही का ध्यान रखना है कि उसके पास एंटीबॉडी कौन सी है। ठीक है, ध्यान में रखने वाली बात बता रहा हूं मैं। ठीक, यहां पर उसको ध्यान क्या रखना है? एंटीबॉडी कौन सी है। यदि मान लीजिए इसका ब्लड ग्रुप भी ए ही है, ठीक है, तो उसके पास एंटीबॉडी कौन सी होंगी? ए बी प्रकार की एंटीबॉडी होंगी। ए बी प्रकार की, सॉरी, बी प्रकार की एंटीबॉडी होंगी। एंटीबॉडी कौन सी होंगी? बी प्रकार की होंगी। ठीक है ना, बी प्रकार की एंटीबॉडी। तो यहां पर एंटीजन कौन सा है? ए प्रकार का, और एंटीबॉडी कौन सी है? बी प्रकार की। तो ये इसको आसानी से ये रक्त दे सकता है, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं होनी चाहिए, ये दोनों अलग अलग होनी चाहिए। एंटीजन और एंटीबॉडी का ध्यान रखना है। दाता की तो एंटीजन को देखना है और ग्राही की एंटीबॉडी को देखना है। ठीक है, अब यहां तो ध्यान रखते रखते हैं, परंतु अब हम ये बात कर रहे हैं कि रक्तदान करते समय रक्त समूह का, ना केवल रक्त समूह का, वरन आर एच कारक का भी मिलान आवश्यक है। जैसे मान लीजिए ये कोई दाता है, रक्त दे रहा है, इसके पास आर एच पॉजिटिव है, ठीक है, ये रक्त दे रहा है आर एच नेगेटिव वाले व्यक्ति को, यानी कि इसके पास आर एच नेगेटिव का मतलब क्या है? आर एच कारक नहीं है। तो पहली बार जब ये रक्त देगा, ये आर एच प्लस वाला व्यक्ति आर एच माइनस वाले व्यक्ति को रक्त देगा, तो ये जो ग्राही है आर एच माइनस वाला, इसके शरीर में पहली बार रक्त लेने पर आर एच प्लस की एंटीबॉडी बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? अब इसके शरीर में एंटीबॉडी बन गई। ठीक है ना, आर एच प्लस की एंटीबॉडी बन गई। अब ये व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भविष्य में जब कभी भी इस व्यक्ति को दोबारा रक्त की आवश्यकता पड़ेगी, तो यह आर एच प्लस वाले व्यक्ति से रक्त नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अगर दोबारा भविष्य में ये व्यक्ति इस व्यक्ति से या किसी भी दूसरे अन्य आर एच प्लस वाले व्यक्ति से रक्त ले लेगा, तो आर एच प्लस की एंटीजन और जो पहली बार रक्त लेने पर इसके शरीर में आर एच प्लस की एंटीबॉडी बन गई थी, वो दोनों सेम हो जाएंगी। आर एच प्लस की एंटीजन और आर एच प्लस की ही एंटीबॉडी, ये दोनों सेम होने के कारण ग्राही की मृत्यु हो सकती है। यानी कि इसके शरीर में रक्त का समूहन हो जाएगा, रक्त जमना शुरू हो जाएगा, धमनी और शिराओं में रक्त जम जाएगा, जिससे इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये खास बात अपन को ध्यान रखने वाली ये है, ये कंडीशन कब आती है? जब आर एच प्लस वाला दाता हो और आर एच माइनस वाला ग्राही हो, तभी होता है। अगर मान लीजिए आर एच प्लस वाला दाता है और आर एच प्लस वाला ही ग्राही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आर एच माइनस वाला दाता है और आर एच माइनस वाला ही ग्राही है, तो भी कोई समस्या नहीं है। और यदि आर एच माइनस वाला दाता और आर एच प्लस वाला ग्राही है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
चौथी कंडीशन जो है RH प्लस वाला यदि दाता और RH माइनस वाला यदि ग्राही होता है तो ये कंडीशन, ये स्थिति बिल्कुल जटिल होती है। ठीक है, ये सारे संभव हैं ऊपर वाले 4 कंडीशन, ये जो नीचे वाली 3 कंडीशन और नीचे वाली जो अंतिम जो स्थिति है, ये स्थिति पहली बार तो संभव है, लेकिन दूसरी बार जब कभी ये ग्राही रक्त लेगा तो इसकी मृत्यु हो सकती है। उसका मिलान करना हम बहुत ही आवश्यक है। यदि RH धनात्मक व्यक्ति, अब देखिए वही बात कर रहा है जो अपने समझी है यहाँ पर, यदि RH धनात्मक व्यक्ति का रक्त RH ऋणात्मक व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित किया जाए, यानी कि RH प्लस वाले व्यक्ति का रक्त कहाँ स्थानांतरित कर दिया, RH माइनस वाले रक्त जो ग्राही है उसके शरीर में डाल दिया, ठीक है, स्थानांतरित कर दिया, तो ग्राही में यानी कि इसमें RH कारक के विरुद्ध IgG प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाएंगी, यानी कि इसके शरीर में क्या बन गई, RH प्लस की एंटीबॉडी बन गई, प्रतिरक्षी बन गई, यानी कि एंटीबॉडी बन गई। और कौन सी एंटीबॉडी बन जाती है, IgG प्रकार की। हम जानते हैं कि एंटीबॉडी 5 प्रकार की होती हैं, उनमें से IgG प्रकार की एंटीबॉडी बन जाएंगी जो कि RH प्लस की हैं। ठीक है, ये प्रतिरक्षी, कौन सी प्रतिरक्षी, ये जो बनी है इसके शरीर में, ये पहली बार तो ये कुछ नहीं करेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भविष्य में ये ग्राही दोबारा RH प्लस वाले किसी व्यक्ति से रक्त ले लेगा तब स्थिति जटिल हो जाएगी। उस समय क्या होगा, ये प्रतिरक्षी RH धारी लाल रक्त कोशिकाओं को रुधिर समूहन विधि द्वारा नष्ट कर देती हैं। इस ग्राही के शरीर के अंदर जब दोबारा RH प्लस वाले रक्त आएगा, यानी कि एंटीजन आएगा, तो RH प्लस के एंटीजन और RH प्लस की एंटीबॉडी दोनों एक जैसी होने के कारण RBC नष्ट होनी शुरू हो जाएंगी, किसकी, ग्राही की। ठीक है ना, विधि द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं। अब ये जिसकी RBC नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, इस कारण रक्त में बिलिरुबिन नामक हानिकारक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि देखिए कि इस व्यक्ति की मृत्यु किस प्रकार से होती है। ठीक है, कि पहले क्या होगा, पहले इसके शरीर में ये जो RBC है वो नष्ट हो जाएंगी, तो RBC नष्ट होने के बाद में क्या होगा, उसके शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, और बिलिरुबिन की मात्रा जो कि एक हानिकारक पदार्थ है, जहरीला पदार्थ है, विषैला पदार्थ है, इसकी मात्रा बढ़ने से बिलिरुबिन की अधिकता से लीवर यानी कि यकृत और स्प्लीन प्लीहा को हानि पहुंचाकर वृक्क को विफल, वृक्क यानी कि किडनियां फेल हो जाती हैं, वृक्क विफल हो जाएगा, किडनी काम करना बंद कर देती हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि RH प्रतिरक्षी पहले से ही शरीर में बनी हुई नहीं होती है, वरन इनका निर्माण RH ऋणात्मक रुधिर को प्रथम बार क्या होता है, पहली बार जब रक्त लेता है ना, उस समय उसके शरीर में RH प्लस के एंटीबॉडी बनती हैं, प्रतिरक्षी बनती हैं, पहली बार रक्त लेने पर। कौन से व्यक्ति में, RH माइनस वाले व्यक्ति में। ठीक है, प्रथम बार RH धनात्मक रक्त के संपर्क में आने पर होता है। ये तो बात हुई किसकी, रक्त दान करते समय। अगली जो कंडीशन इसमें आ रही है वो है गर्भ धारण करने की, गर्भावस्था की। तो चलिए पहले इसको अपन समझते हैं। जिस प्रकार से अभी हमने रक्त दान करते समय 4 स्थितियां बताई थी, वैसे ही यहाँ पर 4 प्रकार की जोड़ी। देखिए आजकल जो शादियां होती हैं उनके अंदर विशेष रूप से इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि लड़का और लड़की जो है उनके RH कारक का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, जो हाई सोसाइटी में जो शादियां होती हैं वो RH कारक का भी ध्यान रखते हैं। ऐसा क्यों रखते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, यदि मान लीजिए RH माइनस का पुरुष है और उसका विवाह RH माइनस की स्त्री से या महिला से होता है तो कोई समस्या नहीं है, इनकी जो संतान होंगी वो सामान्य होंगी। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि RH माइनस का पुरुष है और RH प्लस की स्त्री है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, संतान नॉर्मल होंगी। तीसरी कंडीशन मान लीजिए RH प्लस का पुरुष और RH प्लस की ही स्त्री या महिला है तब भी कोई समस्या नहीं है, संतान सामान्य होंगी। परंतु जो चौथी कंडीशन में बता रहा हूं ये जोड़ी उपयुक्त नहीं है। अगर ऐसा हो जाए कि लड़का जो है वो RH प्लस वाला है और जो लड़की है जिसकी शादी होने वाली है वो RH माइनस वाली है, तो आगे जब इनके संतान उत्पन्न होगी तो उस समय प्रथम संतान तो सामान्य होगी, लेकिन द्वितीय संतान जब दूसरी संतान होगी तो उस समय वो जो संतान है यानी कि भ्रूण है
उसकी मृत्यु हो सकती है और माता की भी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो इस कंडीशन से बचने के लिए इसका समाधान भी है। यदि ऐसा हो जाता है तो उसके लिए एक प्रकार का टीका लगता है, RH0 का इंजेक्शन लगता है, वो अपन आगे समझेंगे कैसे। तो पहले इस चीज को समझते हैं। यदि RH+ का पुरुष और RH- की स्त्री, इन दोनों का विवाह होता है, तो जब ये माता या स्त्री जब पहली बार इस पुरुष का गर्भ धारण करेगी, यानी कि संतान उत्पन्न करेगी, तो उस समय उस भ्रूण के अंदर क्या होगा, जो संतान उत्पन्न होगी उसमें RH+ कारक उपस्थित हो जाएगा। और हमें यह पता है कि माता के शरीर के अंदर जब गर्भ में भ्रूण होता है तो वो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, प्लेसेंटा या ओवल से जुड़ा होता है, यानी कि ये भ्रूण माता के शरीर से इस प्लेसेंटा के द्वारा ही भोजन, उत्सर्जन, श्वसन सारी क्रियाएं करता है। क्लियर। अब होगा क्या, प्रथम प्रसव के समय जब संतान उत्पन्न होती है उस समय ये जो शिशु है, इस शिशु का RH कारक, यानी कि इसमें जो RH+ की एंटीबॉडी है वो माता के शरीर के रक्त के अंदर भी पहुंच जाएंगी। ठीक है, और माता के शरीर में भी क्या होगा, RH+ की एंटीबॉडी बन जाएंगी। ठीक है, क्योंकि दोनों का रक्त मिल जाता है, शिशु का और माता का रक्त, दोनों का रक्त मिल जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, माता के शरीर में क्या है, RH ऋणात्मक, यानी कि यहाँ पर इसके पास एंटीजन तो नहीं है परंतु एंटीबॉडी बन गई RH+ की। पहली संतान तो सामान्य हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब यही स्त्री दूसरी बार संतान उत्पन्न करेगी या फिर गर्भ धारण करेगी, तो उस समय क्या होगा, क्योंकि प्रथम प्रसव के समय माता के शरीर में RH+ की एंटीबॉडी बन गई थी, और जब दूसरी बार RH+ वाले पुरुष से यह संतान उत्पन्न करेगी, गर्भ धारण करेगी, तो उस समय ये एंटीबॉडी RH+ की और पुरुष की एंटीजन RH+ की, ये दोनों RH+ और RH+ एक जैसी होने के कारण जो दूसरा शिशु जो उत्पन्न होगा उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, और जिसके कारण माता की भी मृत्यु हो सकती है। ये स्थिति जटिल हो सकती है। क्लियर। तो चलिए इसको अपन आगे देखते हैं, समझते हैं क्या लिखा है। गर्भावस्था के दौरान यदि गर्भावस्था के दौरान यानी कि जब माता के शरीर में भ्रूण है या शिशु है उस समय यदि माँ RH ऋणात्मक हो तथा गर्भस्थ शिशु RH धनात्मक हो तो प्रसव के दौरान विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यानी कि माता तो कैसी है, RH नेगेटिव, और शिशु कैसा है, RH पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जो पिता है वो RH पॉजिटिव था। ठीक है, प्रथम प्रसव के समय माता और भ्रूण का रक्त आपस में मिल जाता है। अभी बताया अपन ने, जब पहली संतान उत्पन्न होगी तो माता का और भ्रूण का रक्त आपस में मिल गया, इस कारण माता में RH+ की जो प्रतिरक्षी है वो बन जाएंगी। माता के शरीर में क्या बन गई, RH+ की एंटीबॉडी बन गई। ठीक है, प्रथम शिशु का जन्म सामान्य रूप से होता है। द्वितीय गर्भावस्था, जब दूसरी बार ये माता गर्भ धारण करेगी, में भी यदि शिशु का RH धनात्मक हो, यदि दूसरी बार पॉजिटिव है, दूसरा जो शिशु उत्पन्न हो रहा है वो भी RH धनात्मक है, तो जटिलता उत्पन्न हो सकती है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाएगा। माता के शरीर में बने RH प्रतिरक्षी, जो पहली बार जब भ्रूण संतान उत्पन्न हुई थी तो माता के शरीर में क्या बन गई थी, RH+ की प्रतिरक्षी बन गई थी। देखो ये बन गई थी माता के शरीर में RH+ की प्रतिरक्षी का निर्माण, और भ्रूण के रक्त में मौजूद RH कारक है। अब दूसरा भ्रूण है उसके शरीर में, उसके रक्त में क्या है, उसमें RH कारक वही प्लस है। ठीक है, से प्रतिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, विक्रिया हो जाएगी। और रुधिर समूहन का मतलब क्या होगा, यानी कि रक्त जमना शुरू हो जाएगा, विधि से प्रतिरक्षी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देंगे, RBC नष्ट हो जाएंगी, और इसे RBC नष्ट होने को रुधिर लयनता कहते हैं। हीमोलाइसिस, देखो लाइसिस का मतलब होता है टूटना, LYSIS, लाइसिस का मतलब टूटना, और हीमो का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, यानी कि लाल रुधिर कोशिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, जिसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। ठीक है, इस कारण माता के गर्भ में भ्रूण की मृत्यु तक हो सकती है। यदि शिशु जीवित रहता है तो यह अत्यंत कमजोर और हेपेटाइटिस से ग्रसित रहता है। हेपेटाइटिस यानी कि यकृत शोथ, उसका लीवर खराब रहेगा,
जिसके कारण उसके शरीर में पीलापन आना, पीलिया जिसको कहते हैं अपन, है ना, ये रोग भी हो सकता है। इस रोग को गर्भ रक्ताणु कोरकता कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस कहते हैं। ठीक है, गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं, जहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इस रोग के उपचार के लिए प्रथम प्रसव, जब पहली बार संतान उत्पन्न होती है उसी समय क्या करते हैं कि माता के शरीर के अंदर 24 घंटे के भीतर माता को IgG प्रतिरक्षी यानी कि anti-RHD का टीका लगा दिया जाता है, इंजेक्शन लगा दिया जाता है, और इसे रोहगम प्रतिरक्षी कहा जाता है। ये जो अपने anti-RHD लगाया जाए ना, इसी क्या कहते हैं, रोहगम प्रतिरक्षी कहते हैं। ये प्रतिरक्षी माता के रक्त में मिश्रित भ्रूण की ओर आरस धनात्मक कोशिकाओं का विनाश कर माता के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होने से रोकती हैं। यानी कि इससे क्या होगा, माता के शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी है वो नहीं बनेंगी आरएस प्लस वाली, उसको रोक देता है कौन, ये anti-RHD रोहगम। कई बार इस रोग के उपचार हेतु शिशु का संपूर्ण रक्तदान के द्वारा बदल दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, संतान उत्पन्न भी हो जाती है तो उसका पूरा बच्चे का पूरा खून जो है वो बदल दिया जाता है, उसके अंदर दूसरा खून डाल दिया जाता है। कई बार रक्तदान के पश्चात होने वाली रुधिर लयनता का प्रमुख कारण भी RH असंगतता है। ठीक है, तो चलिए अपन यहाँ एक देखो डायग्राम के माध्यम से भी अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये कोई एक महिला है और मान लीजिए यहाँ ये कोई एक पुरुष है, और इस महिला ने इस पुरुष का ब्लड ग्रुप है RH प्लस, ठीक है, और ये महिला का ब्लड ग्रुप क्या है, RH माइनस है। जब ये प्रथम बार ये महिला इस पुरुष के माध्यम से गर्भ धारण करेगी, देखिए यहाँ इसके गर्भ में शिशु चित्र में दिखाया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो शिशु है इसके अंदर क्या होगा, RH, ये लिखा हुआ है RH प्रतिजन, यानी कि RH एंटीजन होंगे इसके पास, क्योंकि ये प्रभावी है RH प्लस वाला, जिसके कारण ये जो शिशु है वो RH प्लस वाला हो जाएगा। ठीक है, और ये शिशु माता के शरीर से जुड़ा हुआ है किसके द्वारा, ओवल या प्लेसेंटा के द्वारा, और माता कैसी है, RH ऋणात्मक माता, यहाँ लिखा हुआ ये रहा, ठीक है ना, RH ऋणात्मक माता है। यहाँ लिखा है RH धनात्मक भ्रूण, ये भ्रूण कैसा है, RH पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास में RH एंटीजन है। ठीक है, अब ये संतान तो उत्पन्न हो जाएगी, पहली संतान तो उत्पन्न होगी, लेकिन माता के शरीर में संतान उत्पन्न होने के बाद में माता के शरीर में क्या बन गई, RH प्रतिरक्षी बन गई। क्या बन जाती है, RH प्रतिरक्षी। देखो ये जो डायग्राम में अंदर दिखा रखा है, ये एंटीबॉडी बन गई माता के शरीर में। अब जब यही माता दोबारा दूसरी बार अपने पति के माध्यम से गर्भ धारण करेगी दूसरी संतान उत्पन्न करने के लिए, तो उस समय क्या होगा, यहाँ माता के शरीर में क्या बन गई थी, पहले ये प्रतिरक्षी बन गई थी, है ना, एंटीबॉडी बन गई थी, ये एंटीबॉडी है ये। ठीक, जब दूसरी संतान होगी तो उस संतान के अंदर भी क्या है, वो RH धनात्मक भ्रूण है, RH पॉजिटिव, यानी कि RH इसके पास क्या है, RH प्लस, यानी कि RH के एंटीजन है, और माता के शरीर में क्या है, RH प्लस के एंटीबॉडी, ये RH प्लस की ये एंटीबॉडी है, तो एंटीजन प्लस की है, एंटीबॉडी प्लस की है, दोनों एक जैसी होते ही क्या होगा, यहाँ पर प्रतिजन प्रतिरक्षी की प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी, रिएक्शन शुरू हो जाएगी दोनों के मध्य, जिसके कारण माता के शरीर के अंदर रक्त का क्लोट बनना शुरू हो जाएगा, रक्त का स्कंदन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, जिससे भ्रूण की और माता की भी मृत्यु हो सकती है। क्लियर, तो इस प्रकार से हमने यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से गर्भ रक्ताणु कोरकता को समझा कि गर्भ रक्ताणु कोरकता किसे कहते हैं, ये एक रोग है, दूसरी बार संतान उत्पन्न करने के समय ये रोग उत्पन्न होता है। तो यहाँ इस वीडियो में आज हमने RH कारक के बारे में समझा, अगले वीडियो में हम रक्ताधान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।